नमस्ते बच्चों, आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे आभूषण धारण करने से नारियों का सौंदर्य बढ़ जाता है, तो उसी तरह से काव्य में अलंकार का प्रयोग होने से काव्य का सौंदर्य भी बढ़ जाता है। अलंकार वर्ण और अर्थ में स्थित होकर काव्य में सौंदर्य की वृद्धि करते हैं। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रयोग से काव्य की संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है। अलंकार के प्रयोग से काव्य में रसात्मकता, गुणात्मकता की वृद्धि होती है और पाठक और श्रोता भावमग्न हो जाते हैं ऐसे सुंदर काव्य को पढ़ करके। अब हम बात करेंगे अलंकार की आवश्यकता और महत्व पर। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि अलंकार को परिभाषित करते हुए उसके काव्य में आवश्यकता और महत्व को प्रतिपादित कीजिए। तो काव्य में जो अलंकार की आवश्यकता है वही उसके लिए महत्व है। काव्य में अलंकार क्यों आवश्यक है? काव्य के सौंदर्य में वृद्धि के लिए, काव्य में चमत्कार की सृष्टि के लिए, काव्य की गुणात्मकता में वृद्धि के लिए, काव्य की का आकर्षण बढ़ाने के लिए। तो वही उसका महत्व भी हो जाता है कि काव्य में अलंकारों का ये महत्व है। तो हम इस तरह से काव्य में अलंकार की आवश्यकता और महत्व को थोड़ा सा हेरफेर बदल करके लिख सकते हैं। अब विद्वानों ने अलंकार के दो भेद बताए हैं, मुख्यतः है शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब काव्य के कथन में शब्दों में सौंदर्य निहित होता है तब वहां होता है शब्दालंकार। शब्दालंकार अर्थात जब काव्य का सौंदर्य शब्दों में निहित होता है, और अर्थालंकार से अर्थ है जब काव्य का सौंदर्य उसके अर्थ में निहित होता है। तो शब्दालंकार जहां होता है वहां उस शब्द की जगह, मतलब जिस शब्द की वजह से अलंकारिक सौंदर्य है उस शब्द के स्थान पर उसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द रख दें तो वो सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार शब्दालंकार है वो शब्द में निहित होता है। जैसे ये उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई। इस काव्य पंक्ति में तय वर्ण की बार बार आवृत्ति से काव्य सुंदर लग रहा है, या ये काव्य पंक्ति सुंदर लग रही है। काव्य में या कथन में चमत्कार की सृष्टि हो रही है। अगर हम यहाँ तरनी तनुजा तट के स्थान पर यमुना तट और तरुवर के स्थान पर वृक्ष लगा देते हैं, लिख देते हैं, अर्थ में तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो अलंकारिक सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि शब्दालंकार में शब्दों में सौंदर्य निहित होता है। एक और उदाहरण देख सकते हैं आप, कनक कनक के सोगुनी मादकता अधिकार। इस पंक्ति में है यमक अलंकार। यहाँ कनक वर्ण शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। अगर हम इस कनक की जगह, एक कनक का अर्थ है धतुरा और दूसरे का अर्थ है स्वर्ण, अगर हम यहाँ स्वर्ण लगा देते हैं, कनक स्वर्ण ते सोगुनी मादकता अधिकार, तो ये जो सौंदर्य है वह समाप्त हो जाता है। अर्थ वही रहता है, लेकिन ये जो कनक कनक दो बार आवृत्ति से जो सौंदर्य था वो नष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से शब्दालंकार में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वहां शब्द में ही चमत्कार और शब्द में ही सौंदर्य निहित होता है। अब हम पढ़ते हैं अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार काव्य पंक्ति में जहां सौंदर्य अलंकार में अर्थ में निहित होता है वहां अर्थालंकार होता है। नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है। यहाँ उपमा अलंकार है। श्री कृष्ण के शरीर के सांवलेपन की या नीलेपन की, उनके सुंदरता की समानता नीले फूले कमल दल से की गई है कि नीले फूले कमल दल के समान उनके शरीर की श्यामता है या सांवलापन है। अगर हम यहाँ कमल की जगह जलज शब्द भी रख देते हैं तो अर्थ में परिवर्तन होने पर भी यहाँ जो उपमा अलंकार है वह बना रहेगा, यहाँ जो अर्थालंकार है वह बना रहेगा, मतलब उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आएगी। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अर्थालंकार में सौंदर्य शब्द के अर्थ में निहित होता है। अब हम पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार जहां प्रस्तुत अर्थ को अप्रस्तुत अर्थ द्वारा सूचित किया जाए, अर्थात जहां हम जिसको कहना चाहते हैं उसे तो स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते, लेकिन किसी और के माध्यम से हम बात को इस तरह से स्पष्ट करते हैं या प्रकट करते हैं कि प्रस्तुत व्यक्ति को वो बात समझ में आ जाए। जैसे ये दोहा देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। प्रसिद्ध कवि बिहारी ने ये दोहा राजा जय सिंह को लिख करके भेजा था, क्योंकि राजा जय सिंह का नया नया विवाह हुआ था और वो नवविवाहिता के प्रेम में आकर्षण में उलझकर राजकार्य से विमुख हो गए थे। तो उन्होंने अली और कली के माध्यम से उन्हें ये चेताया कि हे भ्रूरे, अभी तो इस कली में न पराग आया है, न मधुर मधु आया है, न इसका पूरा विकास ही हुआ है, और तुम अभी से इसमें बिंधे हुए हो। जब ये विकसित होकर के पूरा पुष्प बन जाएगी तब तुम्हारी क्या हालत होगी। राजा जय सिंह भी विद्वान थे, तो उन्होंने बिहारी के संकेत को समझा। तो इस प्रकार यहाँ अन्योक्ति अलंकार है, प्रस्तुत अर्थ को अप्रस्तुत अर्थ द्वारा सूचित किया गया। बिहारी ने राजा जय सिंह को अली और कली के माध्यम से सूचित किया, तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं समासोक्ति अलंकार। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, समासोक्ति अलंकार सामासिक उक्ति द्वारा
संक्षिप्त उक्ति द्वारा जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध एक साथ हो जाए। मतलब सामने प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों हैं और कुछ समान विशेषण उन दोनों में होते हैं कि एक ही साथ उनका अर्थ सामने आ जाता है। उदाहरण देखिए आप, सिंधु सेज पर धरा वधु अब, तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। सिंधु सेज पर, सिंधु पर सेज का विशेषण है, धरा पर वधु का विशेषण है और एक ही साथ दोनों के अर्थ सामने आ रहे हैं। सिंधु रूपी सेज पर धरा रूपी वधु अब तनिक संकुचित बैठी है, प्रलय निशा, प्रलय रूपी निशा, रात्रि में जो प्रलय हुई थी उसकी हलचल उसकी स्मृति में है और कुछ मान किए हुए और ऐठी सी वो बैठी हुई है। सिंधु रूपी सेज और धरा रूपी वधु, तो सिंधु सेज और धरा वधु इन सामासिक शब्दों में समान विशेषण के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत, प्रस्तुत है यहाँ सिंधु और धरा और अप्रस्तुत है यहाँ सेज और वधु, दोनों के ही अर्थ एक साथ सामने आ रहे हैं, तो यहाँ हो जाता है समासोक्ति अलंकार। धन्यवाद।